Welcome to Yogiram Podcast. With the grace of Sri Jagannath Swami, we are honored to have very special guest, Dr. Pratima Rani Mishra Sarangi ji, well known in India as social worker, educationist, lyrist, dramatist, novelist, and kathakar, writer on Odia literature and singer, have many world records and awards for her extraordinary, remarkable work. वेरी वार्म वेलकम मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम. नमस्ते, थैंक यू. मैम, टू स्टार्ट विद द पॉडकास्ट, मैम जैसा आपने बताया, प्लीज स्टार्ट विद द रिमार्केबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैम जो भजन आपने बताया, मैं उसके बाद वहां से चालू करें. मैम नमस्ते, जय जगन्नाथ. मैं जगन्नाथ जी का जो सेवक हूँ उड़ीसा का, तो हमारे जो कुछ करती हूँ ना, पहले से जगन्नाथ जी को बुलाती हूँ और उनको सब बताती हूँ, और हमारे साथ जैसे लगता है कि वो हमारे साथ साथ ही है. तो हम जो लिखती हूँ, जो भी सोचती हूँ, मेरे को लगता है कि वो मेरा पास हरदम रह के मेरे को बताती है, ये लिख और या करो या न करो. तो इसके हवाले में मैं हरदम रहती हूँ. तो मेरे को लगता है कि पहले से मैं उनको मेरी लिखा हुआ भजन है, और ये भी हो गया है हमारा. मेरा जो है महाबाहु प्रोडक्शन है भजन का, इसमें भी वो गाना है, आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं. और जीएसआर म्यूजिक में वो हुआ है, और डॉक्टर सुकांति सुचरिता सरागी, मेरी छोटी बेटी, वो प्रोफेसर है, और ये गाना गाया है. वो ये गाना को मैं मेरे गला में मेरे जैसे है इसे गाती हूँ. लगता है कि आपको अच्छा ही लगेगा मेरे सोच में. तो रूप माधुरी, that means the beauty and the charming and attraction of the Lord Jagannath. तो रूप माधुरी हे पृथ्वी झुरी, देखिबी तो कला श्रीमुख, केबे जीवी पुरी अंतर मो भरी, केबे जीवी पुरी अंतर मो भरी, देखिबी कालिया तोर श्रीमुख, देखिबी कालिया तोर श्रीमुख. जीवन जाकर जंजाल मोहर मुंडेई राखिलो मोर संसार, तोर नाम बिना तोर कथा बिना न लागे कालिया मन मोहर. तोते देखिबाकू शांति लगिबाकू लागई कालिया सबुठु सुख. तोर माधुरी हे पृथ्वी झुरी, देखिबी तो कला श्रीमुख. जीवन सारिब जंजाल सारिब, तो कथा रहिबा काल काल. तोते जे धरिछि तो नाम गाउछि, भक्त बोली रे कहती ताकू. भक्ति मुक्ति किबा दिव्य गति, नाही कालिया तो
नाठु सुख तोरूप माधुरी हेउथि झुरी देखिबी तो कहुला श्रीमुख केबे जीवी पुरी अंतर मो भरी केबे जीवी पुरी अंतर मो भरी देखिबी कालिया तोर श्रीमुख देखिबी कालिया तोर श्रीमुख देखिबी कालिया तोर श्रीमुख। जय जगन्नाथ। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपकी आवाज है। एंड जो मैं समझ पाया, इतना उड़िया तो मेरे को नहीं आता, बट ये समझ पाया कि यस, बिना प्रभु के दर्शन करे दिन नहीं निकलता, पूरे जीवन आप पूरा संभाल रहे हैं, इतना मेरे को समझ में आया। बाकी मैम आप बताएंगी तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ जरूर बताएंगी। दैट मीन्स जो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए भक्त लोग जो है वो हरदम तड़प रहे हैं कि भगवान मैं कैसे जाऊं पुरी। जो जहाँ पर मंदिर है ना, ये जगह पुरी है, डिस्ट्रिक्ट पुरी, उड़ीसा का एक जिला डिस्ट्रिक्ट है, ये पुरी है। तो पुरी समुद्र का किनारे है, वो मंदिर जो है नीलाचल बोलते हैं उनको। तो इसमें जगन्नाथ जी और ठाकुर जी और सुभद्रा माता और सुदर्शन जी यहाँ बता रहे हैं। तो हम हरदम सोचते हैं कि कब पूरी जाओगी, कब पूरी जाओगी, तुमको देखोगी, क्योंकि मेरे सारा जीवन तुम्हारे बारे में सोच सोच के गया है। आपने प्रभु मेरे सब दुख सुख सब ले गया, मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसे क्या कर रहे हूँ, मेरे सब आपका हवाले है। तो जीवन में जितना मेरे दुख सुख सब आपका ही है, तो आप देते हैं, आप ही लेते हैं। दैट मीन्स जो हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे ये कुछ संसार में हम जितना ही है, जो करती हूँ, जो सोचती हूँ, जो भी काम होता है वो सब भगवान के दया से होता है, कृपा से होता है। तो जीवन में जो भक्ति बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, तो हमारे ये भक्ति मुक्ति का कोई जरूरत नहीं। प्रभु तुम्हारा नाम के बिना मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैं तुम्हारा नाम को हरदम जपते रहती हूँ और भगवान तुमको देखने के लिए तड़पते रहती हूँ कि प्रभु जी कब पूरी जाऊंगी, कब पूरी जाऊंगी, आपको देखूंगी। ऐसे ही है। ग्रेट मैम, इट इज रियली ग्रेट टू स्टार्ट विद दिस भजन। और मेरे ख्याल से यस, दैट इज द ट्रू थिंग कि करने वाले भगवान ही हैं, वी आर जस्ट अ मीडियम, हम लोग सिर्फ पात्र हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैम पॉडकास्ट के पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इंस्पायर यू टू बिगिन योर जर्नी इन उड़िया लिटरेचर? मैम कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसी ये जर्नी रही, क्या उतार चढ़ाव आए, वो शुरुआती दिन, मैम इसके बाद में प्लीज बताइए। देखिए, हम लोग तो लड़की लोग को चांस तो नहीं मिलता है कभी, फिर भी मेरे बचपन से हमारे अंदर में कुछ करने के लिए हरदम सोच आता है। तो बचपन से इतना चांस नहीं मिल रहा था। पढ़ाई तो मेरे इतना आराम से भी नहीं हुआ है, बहुत स्ट्रगल में मेरा पढ़ाई हुआ है। तब मैं बेटी होने से हमारे जो 7 सिस्टर्स है, वी आर 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो मेरे को सोच से पढ़ाई करना, शुद्ध पढ़ाई करना। तो पढ़ाई के अंदर लिखना शुरू हो गया। मैं गुनगुनाती हूँ, हरदम कुछ गाना गाती हूँ और अंदर में भगवान को फीलिंग लाती हूँ। और कैसे जब कोई भी तकलीफ आता है तो मैं हाथ टेक देती हूँ जैसे प्रभु को, प्रभु तुम ही हमारे भरोसा। तो ये भरोसा में कब आ गया मेरे को अंदर में लिखने को प्रेरणा, वही प्रभु से आया है। क्योंकि वो बोलते हैं कि जो आप कलम पेन पकड़ के, किताब पकड़ के और खाता पकड़ के बैठोगे तो नहीं लिख पाओगे। जब वो ऊपर से प्रेरणा आती है तब
तुम लिख पाओगे। और कविता भी ऐसे ही है, वो बहुत प्यारी है। जो गल्प है, प्रबंध है, उपन्यास है, ये सबसे प्यारी है कविता। क्योंकि कविता गाना होता है, और गाने से उनका दूसरा का हार्ट में टच करता है। तो ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत माने प्यारी भी है और इमोशनल भी है। इमोशन नहीं होने से कोई लिखा ही नहीं होता है। मैं भी जो बचपन से स्ट्रगल मैंने फेस किया है, वो भी एक प्रेरणा हो सकता है। और भगवान को जो मैं हरदम जो बुलाती हूँ मेरे को, तो रास्ता में, सही रास्ता में जाने के लिए, वही भी होता है, प्रेरणा मेरा होता है। और जो संसार का दुख सुख देखती हूँ ना, बचपन से जो एक एक घर में बूढ़े लोग हैं, आजकल नहीं, आजकल तो ये हो गया ओल्ड एज होम, लेकिन पहले ओल्ड एज होम नहीं था। घर में एक बुढ़ापा, बूढ़ा मामा, और बाहर में बच्चा है सर्विस करने से। तो मेरे को यही बचपन से आता है कि उन्हों के जाके कुछ सेवा करूं, और सुबह सुबह जाके उनके थोड़ा फूल तोल के रख देती हूँ, तो उनका थोड़ा बर्तन साफ कर देती हूँ, उनको थोड़ा उठा के बैठा के खिला पिला करके पानी फानी दे के आ जाती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है। तो ये जो प्रेरणा है, मेरे को लगता है वो भगवान से आया है। वो इसीलिए जब लिखती हूँ ना, तो मैं नॉन स्टॉप लिख सकती हूँ, और कभी कभी भी नहीं भी हो सकता है। यही है सच। क्योंकि जब दुख आता है, जब स्ट्रगल आता है, तो रास्ता भगवान दिखता है। एक जो गाना है, इंसान जब कोई राहों से भटका, किसी ने दिखा दिया उनको सही रास्ता, किसी ने दिखा दिया उनको सही रास्ता। वही तो है जो करता है मुश्किल हमारे दो, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है Very true, ma'am. And again, your voice is also really, really good. Really mesmerizing, heart touching. Moving to the next question, and my favorite one. Among your 140 plus books, which one holds the most special place in your heart and why? मैम, जो आपने इतनी सारी किताबें लिखी, इतनी सारी नॉवेल्स लिखे, कहानी लिखी, स्टोरी लिखी, कविताएं लिखी, मैम इनके बारे में डिटेल में बताइए। और वो एक दो या कविताएं हो गई या वो किताबें हो गई, कौन सी सबसे आपके दिल के करीब है, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। नहीं, देखिए, जो माँ का बच्चा होता है ना, सब बच्चा माँ के लिए समान होता है। राइट। या 7-8 होता है, फिर नहीं तो 1-2 होता है। तो माँ के लिए सब बच्चा जैसे समान होता है, इसे जो लिखा है ना, वो उनके लिए हर सृष्टि मानव की समान लगता है। इसे मेरे जो उपन्यास है, उपन्यास में इतना सुंदर भगवान ने मेरे को प्रेरणा दी है, जो भी पढ़ता है ना वो बहुत खुशी हो जाते हैं। तो जो गाना जो है, भजन भी है, आधुनिक भी है, तो पल्ली जो है भी है, जो हमारे जो फेस्टिवल्स है वो फेस्टिवल का ऊपर भी है। तो ये सब भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, इसीलिए जो नाटक है, हम तो बचपन से नाटक लिखती हूँ और वो नाटक करती हूँ, और रेडियो स्टेशन का भी मैंने ऑडिशन दिया है, और आर्टिस्ट भी हूँ, रेडियो आर्टिस्ट। तो ये सब देखने से मेरे को सब अच्छा लगता है, सब ठीक ही लगता है। और भजन जो मेरे प्यारा, बहुत प्यारा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हरदम मैंने कुछ ना कुछ गाने के लिए बंद करती हूँ, और भगवान ने भी मेरे को बहुत चांस दिया है जो गाने के लिए। वही गाना गाने से भी और एक कोई प्लट मिल जाता है लिखने के लिए। भगवान के भी ऐसे आशीर्वाद होता है ना, तो आप कब क्या लिखेंगे आप नहीं सोच पाएंगे। तो ऐसा होता है कि कुछ नहीं ऐसे ही एक प्लॉट आ जाता है मन में। क्योंकि ये जो संसार है ना, हर मनुष्य का अंदर एक एक स्टोरी
एक एक उपन्यास छुपके रहता है। तो जो लेखक होता है ना, वो चुन लेते हैं, उनको दिखाई देता है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होता है ना यहाँ। तो इसीलिए ये तो कोई साधारण मनुष्य के लिए मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब आपने पूछा कि कौन सा बुक ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बोलूंगी कि मेरे सब भजन और मेरे सब स्टोरी जब सबको अच्छा लगता है वही मेरे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं माँ हूँ और मेरे बच्चे सब लोग मेरे बच्चों को अच्छा प्यार देते हैं और प्यार करते हैं। तो क्यों नहीं कि मेरे सब बच्चे ही अच्छे हैं और मेरे सब बुक अच्छे हैं। एवरी बुक इज वेरी 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 नाइस एंड वेरी क्या इंटेलेक्चुअल बुक्स। सस्ता लिखा मेरे बारे को नहीं होता है, क्योंकि जो जिसमें समाज का कुछ परिवर्तन के लिए, संस्कार के लिए और सामाजिक जो बढ़ता रहता है, ऐसे लिखना मेरे को आता है और आ जाता है, मन खुद आता है लिखने के लिए। क्योंकि एक सोच आता है, ये सोचने में नहीं ऐसे होता है तो ये क्या होता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ सोच 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 के ये बन गया एक स्टोरी, बन गया एक नाटक, बन गया एक उपन्यास। और भजन तो हर दिन लिख रहा होता है, लेकिन हर दिन स्टोरी नहीं होता है, हर दिन उपन्यास नहीं होता है, हर दिन नाटक नहीं होता है, लेकिन हर दिन हर पल एक एक भजन आता है। वो आप देख सकते हैं, हमारा जो महाबाबू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है, जीएसआर म्यूजिक, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना भजन है। और ये वीडियो बन मैंने सोचा है कि मैं जो लिखूं तो ये सबके पास जाने से एक एक प्रसाद, भगवान का प्रसाद जैसे हम सबको बांट देते हैं, ऐसे ही है, पैसा के लिए नहीं। मैंने जो बुक लिखा है, ये बुक को मैंने सेल नहीं करता, स्कूल जाती हूँ, क्योंकि स्कूल एक जगह है, ऐसा प्लेस है, यहाँ एक बुक जाता है ना, तो ये बच्चा घर लेता है और घर जाने से उनका माँ बाप, उनका नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी सब पढ़ते हैं और भैया बहन लोग भी पढ़ते हैं। तो एक बुक जाता है तो एक बच्चा लेके जाता है, एक स्कूल जाता है में एक बच्चा लेता है तो कितना सारे लोग का पास ये पहुंच जाता है। इसीलिए मैं स्कूल जाती हूँ और बच्चों को थोड़ा समझाता हूँ कैसे लिखने के लिए। मैं उड़िया हूँ, उड़ीसा का लोग हूँ, मेरी भाषा उड़िया है। सो लिटरेचर ऑब्वियसली मेरा उड़िया भी होता है। तो उड़िया, नॉट ओनली उड़िया बट ऑल्सो ऑल लैंग्वेजेस nowadays in very 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 difficult टाइम में चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश अभी सबको कैप्चर किया है एंड पेरेंट्स ऑल्सो सोचता है कि इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो इंग्लिश में बात करेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, फॉरेन जाएगा। लेकिन आप एक बार सोचिए, आपका लैंग्वेज भी ऐसा है, सारा इंडिया में ऐसे ही अभी हालत हो गया, सब का घर में माँ बाप है, बच्चों ने बाहर में है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोच है, हम बच्चों को बड़ा कर देते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं बाहर, हमारे जगह पर नहीं रखते हैं, क्योंकि छोटा चाकरी नहीं करेगा, वो बड़ा चाकरी करेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन संस्कृति का क्या होता है, हमारा लैंग्वेज का क्या होता है, हमारा जो समाज, इसका क्या होता है, इसका कोई सोचता है क्या? अब बुढ़ापा में जब सोचेंगे तो ये जो लेडी का गुड होता है ना, उसको बोलते हैं ये इधर आ जाता है, इसको इसे नहीं खाने के, ये ऐसे नहीं खा पाते, तो यही हमारा ये। तो इसीलिए बच्चों से बचपन से जब होता है ना, मेरे 3 बेटी है और 3 बेटी को मैं कंपल्सरीली 5 क्लास तक उड़िया में पढ़ाया। इसके बाद उनका पापा का सैनिक स्कूल का शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गए तो एडमिशन होता है। तो तीनों ने सैनिक स्कूल में पढ़ाई किया है और इसका बाद 12 क्लास का बाद एक पहला अटेम्प्ट में जो मिलता है, इंजीनियरिंग बोलो या मेडिकल, जो मिला है इसको छोड़ दिया। नो ट्यूशन
और एनीथिंग। अपने अपने हाथ में मिट्टी खोदो और अपने परिश्रम जो अपने का जो शक्ति है उनका खटाओ, दिमाग खटाओ और अपना अपना खुद परिश्रम करके फल खाओ तो अच्छा लगेगा। नहीं तो पापा मामा जो सारा जीवन का जो कमाई है बच्चों को पढ़ाई के ओनली पढ़ाई में खत्म कर देते हैं। क्या मिलता है? इसीलिए मेरे लिखाई ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बचपन से बच्चों को समझाता हूँ कि उड़िया पढ़ो, उड़िया में तुम कुछ लिखो, उड़ीसा के बारे में पहले कुछ क्या ज्ञान आहरण करना है, इसका बाद बाहर जाओ ठीक होगा। तो यही है हमारा। That is very, very true and very genuine thing. मैम इसी कंटेक्स्ट में मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, being a social activist, being a writer, being an educator, so आप कैसे बैलेंस करती है और आपका दिनचर्या कैसा रहता है, डे टू डे आपका जो स्केड्यूल रहता है वो कैसा रहता है, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए, एंड हाउ यू बैलेंस दैट विद फैमिली। ये देखिए, जब मन होता है करने के लिए वो टाइम हमको प्रतिबंधक नहीं होता है, वो ऑब्स्टेकल नहीं होता है, क्योंकि लाइन में चलता है सब काम, एक साथ सब कुछ हो सकता है। ऐसे बोलने से कोई विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। मैं खाना बनाने में जितना टाइम नहीं देती हूँ तो लिखने में पढ़ने में ज्यादा टाइम देती हूँ। इतना हम लोग जितना कंट्रोल करेंगे खाना का टाइम, खाना बनाना का टाइम, तो कुछ टाइम निकाल के दूसरा काम करना पड़ता है। तो जब जाना पड़ता है सेवा करने लिए, जो आश्रम है विभिन्न, वो तो ओल्ड एज आश्रम भी है और अनाथ आश्रम है। ये लोग तो हम लोग 2 रोटी 3 रोटी खाने के लिए हमको मिलता है, लेकिन वो लोग को 1 रोटी देने से तो हमारा काम नहीं हो जाएगा ना। तो यही लोग को समझा के एक मैंने बीच में जाती हूँ और ये आश्रम में वो लोग कोई पान चाहिए तो किसको कपड़ा चाहिए, किसको खाना चाहिए, तो इसको चावल दाल और जो क्या ग्रोसरीज ये सब देना पड़ता है। तो इसमें टाइम नहीं लगता मैडम। ये होता है क्या, हमारे सोच में आता है कि टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? हम तो इतना काम कर रहे हैं ना। तो जो काम कर रहे हैं ये जो वेरी मच इम्पोर्टेंट है, इसको पहले पकड़ना चाहिए। इसलिए टाइम कोई प्रतिबंधक नहीं होता है। हम लोग जो सोच में जब आएगा तो यही करूंगी तो करना, वो चांस भी मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होता है। अभी तो मेरे को 72 एज हो गया, फिर भी ये जो अभी तो धूप आ गया, हमारा जो दही और शरबत जो रास्ते साइड में बस स्टैंड में जो लोगों को बंटना होता है ना, तो 9 बजे से 2 बजे तक दे सकती हूँ, क्योंकि ये मन में खुशी आता है, दिल में खुशी है, जो काम में खुशी है। ये टाइम आपको मालूम नहीं होगा कि इतना टाइम हो गया, और कष्ट भी आपको नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका प्यार है, लोगों के लिए प्यार है, ये तो आनंद है। इसीलिए इसमें कोई तकलीफ नहीं होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हम कुछ कर पा रहे हो तो ये तो भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद नहीं करने से तो हम तो नहीं कर पाएंगे ना, कोई भी नहीं कर पाएंगे, मैं क्या। तो ये ऊपर वाला का जरूर आशीर्वाद है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को कि ये मेरे जरिए में कुछ काम भी कर सकते हैं। भगवान के कृपा ऐसे रहना चाहिए, मेरे को मरने तक भी ऐसे काम करने से अच्छा लगेगा। ऐसे काम कर। ग्रेट। ये तो आपने एकदम सही बताया कि इच्छा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए और भगवान पे विश्वास होना चाहिए, तो बराबर टाइम भी चलता है और उससे चीजें और आसान होती हैं और अच्छी होती हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम मूविंग टू उड़िया लिटरेचर, मैम मैं इससे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ओवर दीज इयर्स, इतने सालों की जब मैं बात करूं, जब आप इसमें आई तो क्या क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व करे शुरुआती दौर में, जब आपने लिखना चालू किया
और आज डिजिटल युग की जब मैं बात करूं तो मैम क्या क्या चेंजेस आपने देखे, क्या क्या अनुभव किए, मैम इसके बारे में प्लीज बताएंगे। हाँ, मेरे जो लिखा स्टोरी है, मैंने देखा कि जो भी मेरे साथ मिलते हैं और मेरे साथ बात करते हैं, वो मैं एक किताब देती हूँ, आप ले जाओ ये किताब को पढ़ो, तो ये इतना खुशी होते हैं, तो इनका मेंटल चेंज हो जाता है। कोई भी साइकोलॉजिकल डिप्रेस है तो वो भी चेंज हो जाता है। कोई बहुत सेंसिटिव है, ये भी चेंज हो जाता है। मैंने देखा ये बहुत मेरे ख्याल में, मेरे शक्ति में नहीं, मेरे को लगता है कि जो जो भगवान ने जो मेरे को शक्ति दिया है, वो जो लिखा होता है, ये लिखा वो पढ़ के बहुत सारे उनका चेंज आता है। तो ये भी एक किताब मैंने लिखा है, ये 5 बार एडिशन, 50 एडिशन निकल गया है। तो ये इसमें भगवान के लिए और बच्चों ने उनको संभाल के कैसे रास्ता में जाएंगे, कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे उनका जीवन को प्यार से, पवित्रता से स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे, वो सब लिखा हुआ है। तो एक बच्चों को देती हूँ ना, तो ये घर में मेरे 5-6 बुक जाता है, क्योंकि ये उनका मामा ले जाता है, कभी कोई ले जाता है, मेरे को एक किताब दे दो, कहाँ से लाया हो, ये आता है, ओ माम मेरे को और एक बुक दीजिए, और एक सुनिए, मेरे को कोई माम डकते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को तुम मामा बोलो, मामी बोलो या ग्रैंड माँ बोलो, ये अच्छा लगेगा। मैडम नहीं, मैडम नहीं, मैडम हमारा संस्कृति में नहीं है। हमारा संस्कृति में इंडियन संस्कृति जो है ना, वो माँ सबसे बड़ा होता है। ये मॉम डैड, ये को मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बच्चों को मैं समझाती हूँ, क्यों मॉम डैड, मम्मी क्या है, वो जो मर गया है उनको जो कपड़ा में उसका जो मसाला दे के बना के रखा है, ये मम्मी है। ये जो बचा हुआ मम्मी को, माँ को मम्मी बना देते हो क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, हम इंडियन, ओवरऑल आई एम इंडियन, सब सोचना चाहिए। या जो भी स्टेट का होना, इंडियन का कल्चर है ना, ये कल्चर इंडियन कल्चर। तो हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमको क्यों नहीं, हम क्यों छोड़ देंगे? जब हम छोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट पीढ़ी क्या सीखेंगे? उनको कौन बताएगा? हम बताएंगे ना। तो हम जब नहीं बताएंगे तो ये लोग को कौन बताएगा, पहले बोलिए। तो इसीलिए बच्चों को जितना हमने सिखाया है, हम जो टीचर थे पहले, उसी टाइम का बात करती हूँ, तो क्लास में प्रणव ध्वनि सिखाती हूँ, और ऐसे बैठ के ध्यान कैसे करना होता है। तो कोई भगवान मूर्ति का नहीं, तुम्हारा माँ का पैर को देखो, आंख बंद करके तुम्हारा मामा और तुम्हारा माँ का पैर को देखो। सुबह से उठकर अब तक तुमने स्कूल आया तक तुम्हारा मम्मी ने तुमको क्या क्या, मामा ने तुमको क्या क्या सेवा किया है, तुमको खाना परोसा है, तुम्हारा किताब सब ठीक करके दिया है, तुमको स्कूल जाने तक भी द्वार पर खड़ा होके बाय बाय करते हैं। क्यों करते हैं? कि मेरे बच्चा अच्छा से स्कूल जाके फिर अच्छा से फिर पे आए। तो मामा कितना प्यार करते हैं तुमको, तो तुम्हारे मामा को पहले प्रणाम करो, ये सबसे बड़ा भगवान है। तो उनका पेट से तुम निकल के इतना बड़ा हो गए, तो ये संसार माया है, इस संसार को इतना मत सोचो। तुम्हारा मामा का पैर को, भगवान को पैर से सोच के प्रणाम करो। बच्चा ने बहुत अच्छा हो जाते। अब तक भी मेरा बहुत बच्चा ने मेरे साथ संपर्क रखा है। तो ये सबसे खुशी है हमारे जीवन में। आपने जो क्या परिवर्तन आया है, ये बहुत परिवर्तन है मेरे चतुर्पार्श्व में जो है, जो समाज में मैं हूँ, दैट मीन्स मेरा प्रेजेंस है। तो ये लोगों को मैं खुला हृदय में उनको चेंज करने के लिए सोचती हूँ। ये कपड़ा पहनने का तरीका, ये पढ़ाई करने का तरीका, ये जो बैठने का, उठने का, बात करने का जो तरीका है, इस बारे में सब मैंने
ही मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता है कि ये क्या सोचेगा, क्यों क्या सोचेगा। उनको समझाना तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी एक माँ हूँ ना। तो एक माँ बच्चे का ठीक से रास्ता से लेता है, इसलिए तो माँ बहुत बड़ा हो जाता है, माँ से बड़ा कोई नहीं है। तो इसीलिए मेरे आपने जो वो मेरे को पूछा कि क्या परिवर्तन मैंने देखा है, मैंने काफी परिवर्तन देखा है। और कभी मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों ने आके पूरा घर इकट्ठा हो जाएंगे। और मेरे बेटियां तो मत सोचो, मेरे बेटियां ही बहुत 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 ऐसे सब बचपन से उन्होंने सब सीखा है, प्रणाम कर सीखा है, गायत्री मंत्र को पाठ करना और महामृत्युंजय पाठ करना, जगन्नाथ अष्टक लिंगाष्टक और सब उनका पार्टी में मुख्य पूरा प्रैक्टिस कर सब, क्योंकि 50 टाइम्स डेली उनको मैंने प्रैक्टिस किया। तो ये उन्होंने सबका अभी तक भी वो शादी हो गए, बच्चा भी उनका हो गया, लेकिन ये जो सीखा था, जो प्रिंसिपल सीखा था, जो संस्कार सीखा था, ये रखा है सब। तो इसीलिए भगवान को बहुत धन्यवाद कि मेरे को बेटी दिया है। बेटा का हाथ, बेटा का माँ बाप का हाथ ऐसा होता है, वो लेते हैं, लेकिन बेटी का माँ बाप देते हैं, हाथ ऐसे रहता है। इसीलिए बेटी अच्छा है, और जिसका भगवान के पास जाना बहुत आसपास पास हो जाता है, उनको बेटी मिलता है, क्योंकि पुण्य होता है बेटी को कन्यादान करना, और एक बेटी जाके और एक घर बनाते हैं। तो बेटी ही माँ बनता है, तो ये माँ सबसे ऊपर है, माँ का ऊपर कोई नहीं है। भगवान भी माँ के लिए उतरते हैं भक्त को। तो ये लिखा में जब ऐसे लिखा आएगा तो सबको अच्छा ही लगेगा ना। तो मेरे तो सोचता है कि भगवान का ऐसे ही आशीर्वाद है, जैसे कि मेरे को 3 बेटियां भी दिए हैं, और मेरे जो ग्रैंड डॉटर वो भी गाना लिखा सब शुरू कर दिया है अभी, डांस ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। मूविंग बैक टू द अर्ली एरा की जब मैं बात करूं, पुराने दिनों की बात करूं, शुरुआती दिनों की बात करूं, सो व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस एज ए वुमेन राइटर इन उड़ीसा? ये तो मैंने बताना वेरी इजी, क्योंकि नॉट ओनली उड़ीसा बट ऑल्सो ऑल ओवर द इंडिया जो महिलाओं ने बहुत दुख में चलते हैं, उनको चांस नहीं मिलता है, कभी वो चांस लेना पड़ता है। अपने जो क्या आप बोलते हैं कि अपना पैर को स्ट्रांग करके अपना उठना पड़ता है, खुद अपनों को उठाना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं करेगा। कोई किसी किसी का घर में हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेडीज आर सफरिंग मोस्ट, क्योंकि जो पुरुष का जो स्ट्रॉन्ग पुरुषत्व है वो लेडीज को उठाने नहीं देते। आप बोलेंगे क्या हेल्प किया है सार ने, तो सार ने क्या हेल्प किया है मेरे को तो वो नहीं बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो नहीं मिलेगा कभी। लेकिन मेरे को तो भगवान का आशीर्वाद है, और वो जो दूसरा लोग है वो तकलीफ में उठते हैं। मेरे एक स्टोरी मैंने भेजा था, दिल्ली में एक कंपटीशन हुआ था। मैं जब मेरे पैर का टूट गया था, तो मैं बैठ के बहुत स्टोरी लिखा। तो ये जो एक स्टोरी भेजा था, ये स्टोरी मेरे को अवार्ड आया था। स्टोरी ऐसा था कि एक टीचर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए बाहर जाने के लिए मन करता था, ये चांस नहीं मिल रहा था। तो जब अपने आप खुद बाहर चला गया, तो ये आने का बाद इनका जो हस्बैंड घर रुकने को नहीं देता, क्योंकि तुम अपवित्र हो गया, तुम्हारा पवित्रता नष्ट हो गया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी सोच है, अभी भी है सोच कि तुम बाहर चला गए तो तुम अपवित्र हो गए, अभी तुमको
घर में नहीं रहना है। ऐसा भी ये मैंने साक्षात अनुभव किया है, ये कैसा होता है अभी समाज में। इसीलिए मैं समाज ये जो उनका ये बारे में भी मैंने लिखा है उपन्यास। तो ये उपन्यास जब कोई पढ़ेगा तो रोएगा, उसका आंसू खुद चले आएगा आता है। तो बोलते हैं लोग ये इतना कैसे लिखा है आप, इतना मेरे को रोना आ गया। मैं तो रो के पूरा मैंने हैरान हो गई। इसलिए मैं ये सच है, ये सब जो भी मैंने लिखा है सब सच है। वो पत्र का नाम बदल दिया है लेकिन ये समाज का सच स्टोरी है। तो देखिए हमारा उड़ीसा में नहीं है, वो सारा इंडिया का बात है। जो बाहर निकल जाता है तो ये मन को स्ट्रॉन्ग करके निकल जाता है। उनका प्लेटफॉर्म खुद बनाता है, वो खुद जो प्लेटफॉर्म बनाता है वो ये प्लेटफॉर्म में उनके भी स्टैंड होने के लिए शक्ति आता है। वो अपने अधिकार को नहीं छीनोगे तो कोई नहीं देगा। मैं सब लड़कियों को भी समझाता हूँ कि देखो तुम्हारा जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, तुम्हारा जो राइट्स है, तुम्हारा जो अधिकार है, तुम खुद छीनो मत, बैकआउट मत हो। तुम बैक हो जाओगे तो सब तुमको बैक में रख देंगे। तुम आगे आ जाओ, तुम्हारा अंदर में जो शक्ति है उनको दिखाओ। तो दिखाने से सब, जब मैं बाहर नहीं भेजा था मैंने लिखा तो ये उड़ीसा में अंदर में मैं रह गया था। लेकिन जब मैंने बाहर को पहले भेज दिया, मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग होके, तो चला गया ये सारा पृथ्वी में मैंने आ गया अवार्ड्स। तो अवार्ड्स ज्यादा मैंने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने मेरे को पसंद किया है, मेरे लेखा को पसंद किया है, मेरे को प्यार दिया है, मेरे को इतना सम्मान दिया है क्योंकि मेरे लेखा को सम्मान दिया है। मैंने लिख दिया, मेरा स्टोरी अवार्ड में पा गया। मैं नहीं, मेरा स्टोरी पाया, भगवान ने दे दिया मेरे स्टोरी को। उन्होंने मेरे को स्टोरी लिखाया, उन्होंने मेरे स्टोरी को ऐसे स्टार्ट किया है सोसाइटी में। तो मैं भी मेरे स्टोरी के बारे में मैं भी स्टार्ट होगी। तो गाना बोलो या स्टोरी बोलो या जो भी बोलो, ये महिला में लिखना चाहिए और बाहर आना चाहिए और थोड़ा संभ्रमता रखने से, नहीं तो कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो पूरा इमोशनलाइज हो जाएंगे तो ये तकलीफ पाएंगे, जरूर तकलीफ पाएंगे। नहीं तो हमारा संस्कृति को पकड़ के जब हम बाहर चलेंगे, हमारा सम्मान हम रखेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाए। तो ये लेखक होने का पहले एक रीडर होना चाहिए, जिन्होंने अच्छा लिखे है, तो हमको पहले पढ़ना चाहिए। कुछ लिखना तो आ जाएगा लेकिन पढ़ना चाहिए। सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है इसको मालूम कैसे होगा, हम पढ़ाई करेंगे उसको तो मालूम होगा ना। और सब जगह में जाना पड़ेगा। अभी वो जो प्लॉट को नहीं जाएंगे आप नहीं सोच पाएंगे क्या प्रॉब्लम है इधर। वेरी ट्रू। सब गांव में मैं जाती हूँ। मेरे सर्विस का जो टाइम है बहुत मैंने चैलेंज लिया है। मैं एक लेडी होने के भी, तो जब स्कूल में देखिए मैं एक टीचर थे पहले, उसका बाद हेडमिस्ट्रेस हुआ। तो जो गांव में मेरा पोस्टिंग हुआ, ऐसा भी गांव है पॉलिटिकली दे आर डिवाइडेड, सब ग्रुप्स अभी भी सब जगह में। ये मैंने जो गांव गया वही गांव गए नहीं, अभी आप भी देखिए आपका जगह में भी ऐसे ही होगा। तो ये पॉलिटिकल जो प्रेशर है, ये टीचर लोग सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये कितना टीचर इसका सपोर्ट में, ये कितना इसका सपोर्ट में। तो हेडमास्टर जब बोलेगा ये काम करो ये नहीं करेंगे। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, प्रैक्टिकल से दिया, करो बेटा, भैया करो, बहन करो, लेकिन तब भी वो नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने स्ट्रॉन्ग हो गया, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, तब सब किया। सब गांव का लोग को बोला कि आप जो बोलेंगे आइए मेरे साथ बात करेंगे। आइए, मेरे को इच्छा है कि
आप लोग आइए और बात करें, और क्या प्रॉब्लम है आपका, बच्चा का क्या प्रॉब्लम है, आपका गांव का भी क्या प्रॉब्लम है, मैं चेष्टा करूंगी कि सॉल्व करने के लिए। लेकिन अपने खुद अपने अपने का अंदर ऐसा नहीं मत हुई। तो वेरी ट्रू। हो गया, बहुत चेंज हो गया, गांव का बहुत चेंज हो गया, लोगों ने बहुत चेंज हो गए, और कोई आया नहीं स्कूल मेरे पास कोई आया नहीं, बहुत रेस्पेक्ट दिया है। ग्रेट। पर सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ स्कूल में, और सबसे लास्ट स्कूल से आती हूँ। भुवनेश्वर से इतना दूर जाना आना भी मुश्किल होता है, फिर भी मैं जाती हूँ आती हूँ। और जो फ्राइडे में तो यहाँ रुक जाती हूँ, और सैटरडे मॉर्निंग क्लास करने के बाद घर लौटती हूँ। तो ये जो हमको भी परिश्रम करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हमको भी हमारा स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। टीचरशिप तो स्वार्थ के लिए नहीं ना, ये सर्विस नहीं है। सर्विस, सर्विस व्हाट सर्विस, सेवा, बच्चा की नौकरी ये सेवा है। इसको सेवा समझ जाओगे तो, एक बार समझ जाओगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो वो सोचोगे कि मैं एक तनख्वाह मिल जाएगा मेरे को, मैं चल जाऊंगी, बस एक दिन खत्म हो गया, एक 7 पीरियड हो गया, 8 पीरियड हो गया, मेरे तो काम खत्म हो गया, मैं अभी घर चलूं। उससे तो टीचर से नहीं होता है। इसीलिए आज स्कूल का इतना बने, इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गया। अभी जो आपका जो रीजनल एरिया में जो स्कूल होना चाहिए, ये स्कूल अभी डाउन हो गया। यहाँ इसका जगह में इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट हो गया। भाई आप लोग तो आपका लैंग्वेज में पाठ पढ़ाई किया है ना, तो आपको बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? ये माँ बाप को कौन समझाएगा? ये समझते नहीं बिल्कुल कि नहीं, बच्चा बाहर चला जाएगा, ठीक है बाहर चला जाएगा, इसका बाद उनको बुलाओ अंदर, इंडिया आ जाने चाहिए ना, तो बाहर पढ़ाई करो, ठीक है, तो इंडिया वापस आ जाओ। तो इंडिया का भी तो डेवलप करना चाहिए ना, तुम लोग बाहर जो सिखाया, जो अच्छा स्टूडेंट बना और अच्छा सर्विस करने के लिए काबिल हो गया, तो आ जाओ इंडिया को बनाओ, इंडिया को भी ऐसे डेवलप कराओ। मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरे बड़ी बेटी अमेरिका में थे, तो एक बार मैंने 2 महीने के बाद मैं आ गई, और एक बार उनका बेटा हुआ तो 6 महीना रहना पड़ा। तो इसका बाद मैंने जब आ गई तो फिर जाने के लिए मैंने मना किया, नहीं तुम आ जाओ, इंडिया आ जाओ, इंडिया में बहुत सर्विस नौकरी है तुम्हारे लिए, तुम इतना क्वालिफाइड हो गए, तो फिर क्या क्यों इंडिया में क्यों नहीं, तुम दोनों आ जाओ। और सचमुच उन्होंने आ गए, उनका पापा भी वही बोला, और वो दोनों ही आ गए। आगे यहाँ भी प्रोफेसर पोस्ट हो गया, तो अच्छे से हुए। तो ये देखो, तो अमेरिका में साथ भी उनका संपर्क है, रिलेशन है, जाते हैं, बीच बीच में भी जाता है, लेकिन पूरा मत बनो सिटीजन, मैं सेकेंड क्लास सिटीजन हो बनोगे, इंडिया में फर्स्ट क्लास सिटीजन बनोगे। ये सोचना चाहिए कि तुम इधर जाके सिटीजनशिप लेती हो कुछ पैसा ज्यादा मिलने के लिए, लेकिन इंडिया आ जाओ तुम दिलदार बन के रहोगे, क्योंकि तुम्हारे लैंड है, फर्स्ट क्लास सिटीजन तुम बनोगे, है कि नहीं? तो समाज को चेंज करना लेखक का बहुत ताकत होना चाहिए। और जो आपने वो पूछा जो लेडीज के बारे में, लेडीज लोग भी अभी बहुत स्ट्रांग बन गए, बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी सेवा में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी तो हमारा बेटियां ज्यादा बढ़ रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, मैं क्या बताऊं ज्यादा। यही है हमारा आंसर की। इसी कंटेक्स्ट में दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या पॉइंटर्स, आप क्या निर्देश, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग एस्पायरिंग राइटर्स को, अपने इंडिया के जो नए जो पीढ़ी है, जो अभी लेखन क्षेत्र में आना चाहते हैं, राइटिंग में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या और टिप्स है? जैसे आपने बताया कि यस रीडिंग बहुत जरूरी है, रीडिंग के अलावा और क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, पहला तो रीडिंग, दूसरा है हमारा जो इंडिया का संस्कृति है, जो वेद पुराण है, वो हमको क्या सिखाया, ज्ञान, पहला ज्ञान बढ़ाना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान हमारा बढ़ाना चाहिए। हमारा शरीर, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो शरीर क्षीण हो जाएगा, हमारा जो स्मृति शक्ति भी क्षीण हो जाएगा।
इसीलिए पहले ये नौजवान या युवा पीढ़ी को मैंने यही बोलूंगी कि हमारा जो संस्कृति का जो वेद पुराण है उन्होंने जरूर पढ़े। इसको पढ़ने से उनको रास्ता मिल जाएगा क्या लिखेंगे। इसका अंदर भी है, स्टोरी भी है, उपन्यास भी अब आ जाता है, उसका पोएम भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आजकल जो पोएम लिखते हैं जैसे एक क्या ड्रामा का एक डायलॉग जैसा होता है, ये कविता ऐसे ही होता है। तो स्टोरी जैसे स्टोरी बनते हैं, लेकिन कविता है गाना जैसे आवृत्ति करेंगे, जैसे ऐसी आवृत्ति करेंगे कि किसी का हाथ टच करेगा। लिखना भी ऐसा ही है कि जिसका हाथ टच करना है। ये तो इधर उधर कुछ बना देने से कविता नहीं हो जाता है। कुछ शब्द लेके बना दो, ये कविता नहीं होता है। कविता का एक सुंदर अनुशीलन है, इसको लेना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए। पहले बहुत पढ़ाई करो और आध्यात्मिक रास्ता में कुछ भी ज्ञान आहरण करो, इसका बाद लिखो, अच्छा लिखा आएगा। ये पढ़ाई नहीं करेंगे और बोलेंगे हम सब कवि बन जाएंगे। ज्यादा लोग तो प्रबंध लिखने के लिए डरते हैं, स्टोरी तो नहीं होता है, ठीक से नहीं होता है, उपन्यास तो बहुत कम होता है। लेकिन ये जो कविता लिखते हैं एक डायलॉग जैसे लिखते हैं, तो गद्य गद्य शैली में लिखते हैं, तो ये तो ज्यादा इसलिए पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक के रास्ता में जाना चाहिए, तो हो जाएगा, अच्छा हो जाएंगे। पढ़ाई करना चाहिए और जो बारे में भी लिखेंगे तो उनको उसके बारे में कुछ पढ़ो और दूसरा लोग क्या लिखा है, इसको पढ़ने से और थोड़ा ज्ञान आ जाएगा, तो तुम्हारा लिखा मार्जित हो जाएगा। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के लोक कथाओं ने आपके लेखन को कैसे प्रभावित किया? मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। ये मेरे उड़ीसा का तो जगन्नाथ सबसे बड़े है और 12 महीना में 13 यात्रा बोलते हैं, लेकिन 13 से 2-3 गुना यात्रा है, तो बहुत फेस्टिवल्स है। तो ये फेस्टिवल के बारे में तो मैंने बहुत गाना लिखा है और हमारा ये भी महाभाव एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन में भी आ जाता है ये गाना। तो प्रबंध भी है, स्टोरी इसके बारे में ज्यादा नहीं, प्रबंध लिखते हैं उनके बारे में। बहुत फंक्शन है, मतलब जगन्नाथ जी का बहुत फंक्शन है, इसलिए उनके बारे में तो सब लिखना पड़ता है। तो जगन्नाथ जी और माता रानी और ऐसे ही तो है। तो जो आपका जो राखी पूर्णिमा होता है, ये राखी पूर्णिमा हमारा बलदेव जी का जन्मदिन है, तो इसके बारे में भी मैंने एक पोएम लिखा है, इसको भी बनाया है वीडियो। ये केंद्रापड़ा बोलते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट, इसमें बलदेव जी का मंदिर है, यहाँ जाके शूटिंग किया है। जब मैंने जो लिखती हूँ ना, ये जगह को जाती हूँ, ये स्थान को जाती हूँ, स्टडी करती हूँ, उनका दूसरा तीसरा साथ बात करती हूँ, इसका बात लिखती हूँ, इसलिए वो लिखा में आता है, सब ठीक करेक्ट सब आता है। तो सुर देना होता है, म्यूजिक देना होता है, तो होता है। लेकिन लिखने से पहले इस जगह को जाना पड़ता है, कोई किताब भी पढ़ना पड़ता है। जो भी लिखो थोड़ा सोचना चाहिए ज्यादा और प्रमाण लेना चाहिए। एक जगह नहीं देख के लिखोगे कैसे होगा? एक लोगों का मन का बात नहीं करके उसका बारे में लिखोगे तो एक ठीक कैसे होगा? मैंने लाइफ हिस्ट्री बहुत लिखा है, तो ये जगह जाके गांव जाके उनका बारे में सब पूछताछ करके इसका बाद लिखा है, सब बहुत सारे लिखा है। अभी तो लाइफ हिस्ट्री बहुत लिखा है, बहुत लोगों का। हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके बारे में भी बहुत लोग हैं, उनका बारे में लोग जानते नहीं अभी तक भी। ये अभी मेरे को बहुत लिखा प्रैक्टिस किया है, अभी हो रहा है, चल रहा है। तो ये तो 28 को हमारे एक किताब इनाग्रेशन होगा मधुसूदन राव का ऊपर
इनका बांटते हैं ना, तो उनके बारे में तो अभी जो बच्चा निकलते हैं ना, उसको कुछ मालूम नहीं होता है। हम लोग का एज का जो है उनको कुछ मालूम है, लेकिन हम लोग टीचर्स इसीलिए ज्यादा मालूम है, लेकिन ये साधारण लोग को तो मालूम ही नहीं है कैसे स्वाधीनता आ गया, फ्रीडम कैसे आ गया, कैसे भाषा बच के रहा है। ये भाषा को बचाने के लिए सब स्टेट में कितना तकलीफ हुआ है। तब उनका आपका भाषा भी देखिए, आप मराठी भाषा भी कितना तकलीफ में रखा है। तो सब लोग ही ने हमारे फ्रीडम फाइटर है, लिखने में और काम करने में और सेवा करने में। ये सब फ्रीडम के लिए, हमारे देश का फ्रीडम के लिए और भाषा का फ्रीडम के लिए सब कोई तो जान भी दे दिया, और उनको हमारे बच्चा जानते नहीं। कितना दुख का बात है। तो इसीलिए हमको ये सब बात को अभी बच्चों के पास पहुंचाना है, ये कर्तव्य है। मालूम नहीं मैं कितना कर पाऊं न पाऊं। अभी तो 72 ईयर्स हो गया, फिर भी मेरे को विश्वास है मैं और भी बहुत लिखूंगी। अभी उनको जो हमारा जो आत्मबलि दिया है, आत्मबलि समझते हैं ना, तो जो सैक्रिफाइस किया है, उनका जीवन दे दिया है, तो ऐसे लोगों को निकाल के लिख के बच्चों का पास पहुंचाना है। और सब स्कूल जाके बांटना, इतना आनंद मिलता है। देखिए सब बच्चा एक एक किताब ले जाके पढ़ने लगेंगे। तो हम किसी को 100 रुपया देंगे तो वो हम वापस दे सकता है, या बोलता है कि नहीं मैं पैसा नहीं लूंगी। ये एक किताब दे दोगी तो ये खुशी से ले जाएगा, या कि नहीं? तो ये खुशी से, ये जो किताब तक गया उनका पास, इसको आनंद मिला पढ़ के, और कितना लोगों का लाभ हुआ। इसीलिए very true. Moving to the next question, how do you view future of Odia literature? जब मैं ओडिया साहित्य की बात करूं, तो आप इसके भविष्य को आप कैसे देखती हैं, और क्या क्या और चीजें और सुधारनी चाहिए, और क्या क्या चीजें, मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। राइट ओडिया का फ्यूचर ब्राइट। अभी तो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज हो गया, तो हमारा भाषा जो ओडिया भाषा का नाम ओडिया, और हमारा जो स्टेट का नाम उड़ीसा। ओडिया भाषा, इसीलिए हमारा स्टेट का नाम उड़ीसा। तो ये इसका तो भगवान जगन्नाथ जी है, सारे जगत का नाथ होता है। तो ये बहुत पुराना है। ओडिया भाषा जो है बहुत पुराना है। जो सरला महाभारत जो पहले लिखा हुआ था उड़िया में, ये तमिल भाषा में और सब स्टेट का भाषा में वो अनुवाद किया है सब लोग ने। तो ये जो रामायण महाभारत जो सबसे पुराना ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ उड़िया में पहले लिखा हुआ था। संस्कृत में तो था, लेकिन उड़िया में था। उड़िया से फिर दूसरा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो सबसे पुराना लैंग्वेज है वो। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, इट इज नो डाउट, बट उड़िया इज वेरी ओल्ड लैंग्वेज। तो ये बीच में दूसरा भाषा लोग का जो आक्रमण हो गया, उड़िया को बहुत तकलीफ आ गया था। इसलिए मधुबाबू, फकीर मोहन सेनापति, सब जो हमारा राइटर्स निकल के और बहुत फाइट करके हमारा भाषा को फिर उत्पन्न किया है, वो फिर बचाया है। तो वही अभी बहुत उड़िया का राइटर्स निकल गए हैं। अभी उनका फ्यूचर ब्राइट है। मैंने नहीं, आप देखिए, नॉट ओनली ओडिया बट ऑल्सो ऑल स्टेट्स का लैंग्वेज अभी विपद में है। और सबको भी मैंने चेतावनी देती हूँ कि सब लोगों का प्रणाम करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को अपना रीजनल लैंग्वेज सिखाओ, और अपना जो जन्म माटी है और जो तुम्हारा जो नेटिव प्लेस है, उनका जो संस्कृति है और जो भाषा है, उनको सिखाओ। इंग्लिश भी सिखाओ, बिकॉज इंग्लिश इज वर्ल्ड लैंग्वेज हो गया। बट हमारा जो लैंग्वेज है ये क्यों बंद हो जाएगा? नहीं होना चाहिए ना, हमारे भी तो मदर लैंग्वेज है ना।
तो हमारा मदर लैंग्वेज है, आपका मदर लैंग्वेज, किसी को भी मदर लैंग्वेज से बच्चा जो पेट में था रहने का टाइम सीखा है, तो इसीलिए वो मदर लैंग्वेज में सब कुछ कर सकता है। तो वो पहले जो इंग्लिश में बोलेगा, तो बोलने से पहले वो सोचता है कौन भाषा में, उनका मदर लैंग्वेज में माँ का साथ क्या बात करता है, पापा का साथ क्या बात करता है। जब आप इंग्लिश में बात करेंगे बच्चा का साथ, वो नहीं सीख पाएगा। आप आपका लैंग्वेज में बात कीजिए, और इंग्रजी और पढ़ाई होने दे, लेकिन जब बात करेंगे, घर पे बात करेंगे, नाना नानी, दादा दादी और आप पापा मामा, ये माने जो आप सब लोग बच्चा का साथ आपका भाषा में जब बात करेंगे, तो बच्चा जरूर सीखेगा, वो भी लिखेगा, वो भी एक लेखक बन जाएगा। कैसे लेखक बनेगा? भाषा नहीं सीखेगा तो लेखक कैसे बनेगा? तो इसीलिए उड़िया का फ्यूचर इज ब्राइट, एंड मैं भी इसीलिए सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सब स्टेट में बच्चों के लिए अपना लैंग्वेज को जरूर सिखाओ और जरूर इसमें स्ट्रॉन्ग करो। अभी तो हो रहे हैं, एक स्टेट में हो गया है, सब पढ़ते हैं उनका स्टेट का लैंग्वेज। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत, इसीलिए भाषा का फ्यूचर अभी अच्छा हो रही है, अच्छा रास्ता में चल रहा है। मैं सोचूंगी सबका लैंग्वेज ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तो हो जाएगा। सब लोग को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, कोई बोलने नहीं होगा, एक्टिव होना चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि ये जो आ गया मीडियम, यस मैम, टेक्नोलॉजी मीडियम, तो ये जो किताब को कोई नहीं छोड़ सकता, ये किताब को कोई नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट आया आपका मोबाइल। ठीक है, बच्चों को मोबाइल में पढ़ने दो, कॉलेज में स्कूल में तो मोबाइल में ही क्वेश्चन आंसर देते हैं, लेकिन लैंग्वेज क्या है? उड़िया में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, बंगाली में लिखते हैं। भाषा तो रहता है ना, भाषा रहेगा, जो भी आने दो उसको तो वेलकम करेंगे ही, तो क्योंकि टाइम तो चेंज होता है और टेक्नोलॉजी तो चेंज होता है ही होगा, लेकिन हमको पूरा नहीं छोड़ देना चाहिए कि हमारा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगी, ऐसा नहीं, हम लिखेंगे, हम किताब बनाएंगे। किसी को कभी तो याद आएगा प्रभु का, कभी ना कभी दास पाएगा, कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में रखते चलो, तो ऐसा किताब लिखते चलो, कभी ना कभी कोई किसी को फिर मन वापस आएगा किताब के लिए। वो जब आँख ही खराब हो जाएगा और नहीं पकड़ेंगे, इसका बैड इफेक्ट भी तो है ना, टेक्नोलॉजी जितना बढ़ता है आँख के लिए तो बहुत नहीं, आईसाइट खराब हो जाता है बच्चे का। तो अभी तो बच्चों को लोग नहीं देते हैं, बाबा मामा जो नहीं, जिसको मालूम नहीं है ये बात, ये देते हैं। जब उनको मालूम होगा नहीं, ये देखने से हमारा बच्चा का आँखें खराब हो गया, तो बंद कर देगा। और अभी तो ये टेक्नोलॉजी भी आ गया कि ये मोबाइल का ऊपर भी कवर दे देता, पीजी का लेटर बड़ा हो जाता है, देखते हैं, इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। और ई पत्रिका का भी बहुत अभी चल रहा है, जो भी ठीक बात है, क्योंकि पेपर तो बहुत महंगा हो गया, अभी तो इजीली वर्ल्ड को पूरा पहुंच जाता है, तो ये भी वेलकम। इसमें भी फोन में लिखो, भेज दो, बस निकल गया, ई पत्रिका भी निकल गया, ज्यादा पेपर भी जरूरत नहीं है, ये चला गया सारा पृथ्वी को मालूम हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं करना कि लिखना नहीं छोड़ना, पढ़ना नहीं छोड़ना। हमको लिखना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में कॉलेज में तो किताब तो जरूरत होता है ना, ये तो सब, ये मोबाइल में तो सब नहीं हो जाएगा ना। तो एग्जाम होता है तो लिखते हैं ना, बच्चों लिखते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसे चलेगा। ये भाषा फर्स्ट इम्पोर्टेंस देना है भाषा का ऊपर। आपका भाषा, मेरा भाषा, उनका भाषा, जो भी भाषा है, ये भाषा को पहले स्ट्रांगली रखना चाहिए, बचाना चाहिए, इसका बाद जो कुछ करना करो। और कुछ में अब मेरे तो यही है बात कि आध्यात्मिक रास्ता में चलो, पढ़ाई करो, लिखो, कोई भी कोई एक दिन पढ़ेगा,
मत सोचो कि कोई नहीं पढ़ेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा। अवार्ड का पीछे नहीं मत सोचो कि ये अवार्ड मिल जाए, ये अवार्ड मिल जाए। मेरे को कितना बहुत लोग बोलते हैं कि आपने इतना किताब लिखे, इतना काम करे, आप क्यों ये अवार्ड के लिए नहीं अप्लाई किया? ये लेकिन क्या अप्लाई करूं? मैं बोलूं कि मेरे इतना गुण है, इतना ये है, मेरे को अवार्ड दे दो। क्यों? अवार्ड तो वो भगवान देंगे ना। आज मैं अभी ये एज में इतना करता हूँ, तो ये तो मेरे भगवान का आशीर्वाद सोचती हूँ। तो ये ठीक है, मैं खुशी हूँ, इतने में खुशी हूँ। ये इतना मिलता है तो सब मिलता है। और अवार्ड का पीछे में अवार्ड, आजकल तो अवार्ड का बारे में आपको भी मालूम होगा। क्यों अवार्ड का पीछे रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अवार्ड यही है, आप मेरे को बुलाया है, आपका साथ थोड़ा बात किया है मैंने, ये बात कितना लोगों का पास पहुंच जाएगा। आपका जो मन है, मन का जो बात है, मन का बात कितना लोगों का पास तो पहुंच जाएगा ना। तो वही है, बच्चों को अच्छा बनाना है, माँ का धर्म है, कर्तव्य है। तो सब माँ को भी मैं प्रार्थना करूंगी कि आजकल का जो वेस्टर्नाइज मत बनो, हमारा संस्कृति को, जो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, मत छोड़ो और बच्चों को हमारे संस्कृति में बढ़ाओ। तो समाज भी अच्छा रहेगा और बच्चों भी अच्छा रहेंगे, हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा, भगवान भी खुश होंगे। मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। भगवत तो भागवत में बोला है कि मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान। जो मनुष्य है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उनका शरीर में दिव्य ज्ञान है और किसी का शरीर में नहीं है। और एक मनुष्य जो सोचेगा तो जरूर कर पाएगा। तो यही मैसेज में दूंगी कि जो भी सोचो, अच्छा करो, अच्छा भावना है सबका पास, पॉजिटिवली सकारात्मक चिंता करो, सब खुशी में रहो, अच्छा से रहो, दिलदार होके रहो, हंसो। सबसे बड़ा क्या विटामिन है? हंसना। तो मन सब खुशी से रखो, आराम से चलो, नेगेटिव मत सोचो, ये सब अच्छा होगा। किताब भी लिखो, पढ़ाई भी करो, अच्छा से करो, दिलदार से करो। जय जगन्नाथ। मैं एक बार फिर से योगी राम के सारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे विद द ग्रेस ऑफ जगन्नाथ स्वामी जी, डॉक्टर प्रतिमा रानी मिश्रा जी से। मैम सोशल वर्कर है, एजुकेशनिस्ट है, लिरिसिस्ट है, ड्रामिस्ट है, नॉवेलिस्ट है, कथाकार है, राइटर है एंड ओडिया लिटरेचर सिंगर हैं। आप इनको बहुत सारे रोल में आपने देखा होगा, आपने इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी एंड यू मस्ट हैव इंस्पायर फ्रॉम दैट। पूरी योगी राम की टीम की तरफ से और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से मैम रियली इट वाज रियली प्लेजर टू हैव यू, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। और आपने आपकी यात्रा बताई, वो पढ़ाव बताए, क्या क्या चीजें लोगों को करनी चाहिए बीइंग ए राइटर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी मातृभाषा कैसे बचाए रखें, अपनी मातृभाषा को कैसे अपने को संजोना है, इसका इंपॉर्टेंस भी आपने बताया। सो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड रियली इट वाज अ प्लेजर आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा एंड आपने टाइम दिया, इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत धन्यवाद आपको भी। ये आपके जो जोगीराम प्रकाश के बारे में मैंने आप पहले मेरे के पास आया था जो न्यूज, मैंने मेरे बेटी मिसेस तेलंगाना बनी थी, तो मैंने उनको बोला कि अरे मेरे पास जो ये आया है, पहले तू जा। तो उनको बताया, उन्होंने आपने बहुत सुंदर बनाया है। और उसका बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी एक चांस ले जाऊं, मेरे मन में जो बात है थोड़ा बताऊं सबको। ये तो है ना मीडिया, ये चांस है जिसमें बारे में हम लिखने से एक किताब कितना लोग नहीं पढ़ते हैं। ये आप अभी अभी वो बताया था, जो ये मीडियम हमारा जो टेलीविजन के बारे में, तो ये टेलीविजन जरिया में कितना लोग देखते हैं अभी, देखिए ये भी पॉजिटिव है ना। तो सब पॉजिटिव सोचो, तो मन में सब पॉजिटिव सोचना चाहिए। सबका दो पास है, एक दिया जलता है
आलोक भी देता है, इसका नीचे भी अंधेरा भी रहता है। एक दिन आता है, इसका बाद रात भी आता है। तो दुख आता है, सुख भी आता है, सुख का बाद फिर दुख आता है। ये कोई स्थिरस्थाई नहीं है, इसका भी चेंज होता है। प्रकृति का धर्म है चेंज होना, तो हम चेंज को भी रिसीव करेंगे और स्वागत करेंगे और हम पॉजिटिव चलेंगे सब और अच्छा से दिल दिल में खुलकर सबको प्यार करेंगे, आनंद भरा सबको आनंद भरा आशीर्वाद और शुभेच्छा। आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मैम